नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो अपना जो आगे बिंदु चलने वाला है वो चलने वाला है अपना विशेषण है, क्रिया है और अव्यय का जो बिंदु रहता है व्याकरण में मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु में से एक माने जाते हैं। तो उन सब बिंदुओं की अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपना मैं थोड़ा सा और पहले का बता दूं कि भाई अपन ने जो है संज्ञा और सर्वनाम जो है उसका अपन ने रिवीजन कर लिया है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनको मैं ये बता दूं कि भाई हमारे यहाँ जो है कक्षा 10 का व्याकरण का रिवीजन चल रहा है। अभी व्याकरण का चल रहा है, उसके बाद में अपन जो है जो अपनी पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें जो रहेंगी अपनी, एक रहेगी क्षितिज भाग 2 और दूसरी अपनी जो रहती है कृतिका भाग 2। इन दोनों पुस्तकों का जो रिवीजन है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली बात, अपन जिस टॉपिक पे चल रहे थे उससे अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपना जो अगला टॉपिक रहता है वो रहता है विशेषण का। देखिए विशेषण होता क्या है, सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया है, संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है, तो इन दोनों से रिलेटेड ही ये बिंदु रहता है जिसका नाम है विशेषण। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिए संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। देखिए तीनों परिभाषाएं जो है मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दोष दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम। और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। इन दोनों की जो शब्द विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा आम मीठा है, आम मीठा है, तो यहाँ पर आम जो शब्द है, आम यहाँ पर संज्ञा शब्द है और यहाँ पर मीठा जो शब्द है वो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। ठीक है, विशेषण में एक चीज और याद रखनी है, वो है विशेष्य। देखिए कई बार पूछा जा सकता है, खालिस्तान वाले प्रश्न आ सकते हैं, विशेष्य की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या होता है, देखो विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। बताई, विशेषता का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य। देखिए विशेष्य क्या होगा, यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब ये क्या है हमारे लिए, ये विशेष्य है। अब ये विशेष्य तो है लेकिन विशेष्य ये पहले क्या बताया था मैंने कि ये संज्ञा शब्द है। तो अपन ये सीधा ही ये कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके अगर पहले किसी शब्द की उनके पहले अगर विशेषण शब्द आता है तो वही क्या बन जाते हैं, विशेष्य बन जाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द है वही हमारे लिए क्या रहेंगे, विशेष्य रहेंगे। ठीक है, एक शब्द इसमें और है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, वो है प्रविशेषण। क्या है भाई, प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है, देखो विशेषण की भी जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं प्रविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने कहा आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो यहाँ पर मीठा शब्द जो है वो विशेषण है और इस विशेषण में भी जो है थोड़ी अधिकता बता दी यहाँ पे बहुत शब्द लगा के। तो ये जो शब्द रहता है वो रहता है प्रविशेषण का, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे अपन चलते हैं। विशेषण मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो रहेगा अपना वो रहेगा विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, फिर भी आपको एक बार और बता देते हैं क्योंकि अपना रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो विशेषण के भेदों की अपन चर्चा करते हैं। देखिए विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद जो है वो कई पुस्तकों में जो है कुछ मिलेंगे, कई पुस्तकों में जो है 4 मिलेंगे, कईयों में 5 मिलेंगे, है ना। तो अपने को कितने पढ़ने हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि विशेषण के भेद कितने हैं और अपने को कितने मानने हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए हुए हैं, तो अपने को मानने कितने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर विशेषण के भेद आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मानने हैं, 4 ही मानने हैं, 5 नहीं मानने हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से वो भेद हैं, भेदों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले पहला अपना जो रहता है वो रहता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा रहता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा अपना जो रहता है वो रहता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा रहेगा, संख्यावाचक विशेषण। और तीसरे नंबर की मैं अगर बात करूं तो वो होगा हमारे लिए परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट का जो अपना रहता है नंबर 4 पे वो रहता है संकेतवाचक या सार्वनामिक
विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखिए यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में आपको जो है मैं ये सारी चीजें बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहली बात, गुणवाचक विशेषण। गुण का अर्थ होता है विशेषता। गुण का अर्थ अपन विशेषता से ले सकते हैं, किसी व्यक्ति में कौन सी अच्छाई है कौन सी बुराई है वो उसका गुण हो सकता है। जैसे मैंने कहा, देखिए पहले परिभाषाएं बता दूं, ठीक है, परिभाषाएं फटाफट बता देता हूं, उसके बाद में अपन जो है एक एक का मैं जो है उदाहरण आपको देता रहूंगा। देखिए सबसे पहली बात, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम की सबसे पहली चीज यही याद रखनी है कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की अगर गुण संबंधी विशेषताएं बताई जा रही है तो गुणवाचक विशेषण हो गया। संज्ञा सर्वनाम की अगर संख्या का बोध हो रहा है तो वहां पर होगा संख्यावाचक विशेषण। और संज्ञा सर्वनाम के अगर परिमाण या मापतोल का बोध करवा रहा है तो होगा परिमाणवाचक विशेषण। संकेतवाचक और सार्वनामिक में जो थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है ये, यहाँ पर सार्वनामिक का संधि विच्छेद होता है सर्व प्लस नामिक, तो सर्वनाम यहाँ पर शब्द है। देखिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम शब्द तो होगा, सर्वनाम शब्द तो होगा, लेकिन सर्वनाम शब्द होगा और उसी के बाद में संज्ञा शब्द होगा, यानी उसी का संज्ञा शब्द होगा तो वहां पर होता है सार्वनामिक। यानी अपन सीधा कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करे, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करे उसे क्या संकेत करे, उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलिए अपन एक एक को लेकर भी बात करने वाले हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा अपनी हो चुकी है, ठीक है। परिभाषा के बाद में उदाहरणों की मैं बात करूं, जैसे राम ईमानदार है, राम ईमानदार बालक है, राम ईमानदार बालक है, ये मैंने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ईमानदार जो शब्द आया है, यहाँ पर ईमानदार जो शब्द आया है वो इसकी गुण संबंधी विशेषता बता रहा है। जैसे अच्छा है, बुरा है, भला है, ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है ना, लंबा है, सफ़ेद है, काला है ना, पीला है, नीला है, ये सारे के सारे जो शब्द रहते हैं, यानी आप मान के चलो कि आपको विशेषण के जिन शब्दों का ज्ञान है वो सारे के सारे किसके उदाहरण रहेंगे, गुणवाचक विशेषण के। चलिए आगे मैं बात करूं संख्यावाचक विशेषण की, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाएगा। जैसे मैंने कहा चार पेन, दो बालक, कुछ पुस्तकें, तो ये जो चीजें रहती हैं, यहाँ पर देखो पेन शब्द है, बालक शब्द है, पुस्तक शब्द है, ये सारे के सारे जो है वो संज्ञा शब्द है और इन संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध यहाँ पर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो संख्या है ही नहीं, संख्या तो नहीं है, लेकिन कुछ का मतलब कोई संख्या तो होगी ना वहाँ पे, कुछ का मतलब जैसे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग गिनती मालूम नहीं है उसकी, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ यहाँ पर आ गया, तो कुछ यहाँ पर क्या रहेगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके भी दो भेद माने गए हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो संख्यावाचक विशेषण के आपको भेद कितने बताने हैं, दो बताने हैं। कौन कौन से, एक निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चलिए अपना अगला जो रहेगा वो रहेगा परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मापतोल होता है, और वे सर्वनाम शब्द वे विशेषण शब्द जो मापतोल का बोध कराए। मापतोल का कैसे बोध करवाएंगे, जैसे मैंने कहा 2 किलो चीनी, मैंने क्या कहा 2 किलो चीनी, और मैंने कहा 1 मीटर कपड़ा, मैंने कहा थोड़ा पानी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें क्लियर है कि आप जब भी चीनी लाते हैं तो उसका मापतोल करके लाते हैं, चाहे कितनी लाएं। आप जब भी कपड़ा लाते हैं तो माप कर लाते हैं, आप जब भी पानी लेते हैं तो पानी भी जो है वो भी मापतोल के आधार पे आता है। ठीक है, चाहे 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, कितना ही हो, चाहे 1 कप हो, 1 चम्मच हो, तो वहां पर मात्रा ही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हैं, ये जो शब्द आ रहे हैं 1 मीटर है, 2 किलो है, थोड़ा है, ये शब्द क्या रहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण के शब्द रहेंगे। किसके रहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण के। देखिए यहाँ पर एक चीज अपने सामने और इंपॉर्टेंट निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि इन चीजों को तो अपन गिन सकते हैं, यानी जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वे आती हैं संख्यावाचक में, और जिनको अपन गिन नहीं सकते, जिनका मापतोल होता है गिन नहीं सकते, वे आती हैं किसमें, परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है, क्लियर हुआ होगा इतना।
फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए आगे मैं बात करूं परिमाणवाचक विशेषण की। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है, परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद अगर आपसे पूछे तो कितने बताने हैं? 2 बताने हैं। कौन से? वही ऊपर वाले, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित परिमाणवाचक, और एक हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित संख्याएं जिसमें दी गई हो वो निश्चित परिमाणवाचक, और जिसमें संख्याएं नहीं दी गई हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, जो गिन सकते हैं वो संख्यावाचक, जिनको नहीं गिन सकते वे परिमाणवाचक। अभी आप कहोगे कि इनको गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं भाई, पुस्तकों को गिन सकते हैं। कैसे नहीं गिन सकते? पुस्तकों को गिना जा सकता है। जैसे मेरे पास में 10 पुस्तकें पड़ी हैं, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर देखा नहीं उनको कि 10 पड़ी है, लेकिन मैंने कह दिया कि वहाँ पर कुछ पुस्तकें पड़ी है, तो कुछ पुस्तकें मतलब मैं उनको गिन तो सकता हूँ ना, तो वहाँ पे हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चलिए आगे बात करें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर जो विशेषण रहता है उसमें सर्वनाम भी रहेगा, तो ये ध्यान जरूर रखना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है और कौन सा विशेषण है। देखिए मैंने कहा कि कोई, देखो अगर मैं उदाहरण देता हूं कि कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, तो यहाँ पर कोई आदमी आया है, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है वो यहाँ पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगर मैं इसको सर्वनाम के रूप में काम में लेता तो यहाँ पर जो आदमी शब्द है उसको मैं हटा देता, आदमी शब्द यहाँ पर नहीं आता। अब सर्वनाम तो कहते हैं उनको जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी का नाम लगाना चाहो, जैसे मैं लगाऊं राम आदमी आया है, राम आदमी आया है, तो ये सेट नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर हटा दूं और सीधा लिखूं कि राम आया है तो ये सर्वनाम रहता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो ये सर्वनाम है और इसी की जो संज्ञा है वो यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब ये जो कोई शब्द है वो क्या है? विशेषण है। कौन सा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगर ध्यान में इतना ही रखना है कि संज्ञा आएगी, सॉरी सर्वनाम आएगा और सर्वनाम के जस्ट बाद में क्या आएगी? उसी की संज्ञा आ जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी सारी चीजें ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मैटर है यहाँ पे, बहुत बड़ा आप इसको मान रहे हो, लेकिन देखो एक पेज पे ही अपना पूरा आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और आपका कोई और भी कोई सुझाव हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए आगे विशेषण के बाद में अपना जो बिंदु आता है वो आता है क्रिया का। देखिए क्रिया आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो आज हम आपको इसका फटाफट रिवीजन जो है वो यहाँ पर करवा देते हैं। देखिए क्रिया कहते किसे हैं? देखिए मैं अभी भी एक क्रिया कर रहा हूँ आपके सामने, एक क्या, मैं तो बहुत सारी क्रियाएं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रफकारी कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ इनको, तो ये भी क्रिया है। मैं बोल रहा हूँ तो ये भी क्रिया है। मैं आपको देख रहा हूँ तो वो भी क्या, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो वो भी क्या है कि क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया कहते किसे हैं? देखिए क्रिया, क्रिया कहते किसे हैं? जहाँ वाक्य में किसी भी कार्य का करना, जहाँ वाक्य में किसी कार्य, देखो काम कहाँ पर होगा? वाक्य में होगा। कहाँ पर होगा? वाक्य में होगा। कार्य का करना, कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, या तो कोई व्यक्ति काम कर रहा है या अपने आप वहां पर कोई काम हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है? क्रिया होती है। एक चीज और याद रखनी है कि वाक्य जो होता है वो क्रिया के बिना हमेशा क्या रहता है? अधूरा रहता है। जैसे मैंने कहा दिलीप पुस्तक पढ़ता है, दिलीप पुस्तक पढ़ता है, ये मैंने कहा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है क्रिया, ये क्या है? क्रिया है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इधर वाले वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी वाक्य अगर है तो उसमें क्रिया होना जरूरी है। 100% अगर वाक्य है तो उसमें क्रिया जरूर होगी। और यही परिभाषा में याद रखना है कि जहां वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा इतना। अब देखिए क्रिया के भेद अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं कि क्रिया के भेद कितने हैं, कौन कौन से इसके भेद रहेंगे, किस किस आधार पर रहेंगे, और किस आधार पे अपने को कौन सी क्रिया करना है। तब वहां पे देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पर फटाफट बता देते हैं। देखिए सबसे पहला अपना जो बनता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। देखिए कर्म के आधार पे जो क्रिया के भेद माने गए हैं वो माने गए हैं 2। कितने माने गए हैं? 2 माने गए हैं। एक है अपना एककर्मक क्रिया, एक कौन सी है? एककर्मक क्रिया, और दूसरी अपनी जो रहती है वो रहती है सहकर्मक, एककर्मक और सहकर्मक। देखिए बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उनमें एककर्मक के भी भेद दिए गए हैं, सहकर्मक के भी भेद दिए गए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अब दोनों को मैं थोड़ा सा अलग अलग करके जो है थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इसका सहकर्मक का। ठीक है, एककर्मक ऊपर लिख दी और सहकर्मक जो है वो नीचे लिख देते हैं, सहकर्मक क्रिया। देखिए
दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? पहले बात है अपनी परिभाषा की। देखिए एकर्मक किसे कहें? ए यानी होता है नहीं, ए यानी क्या होता है? नहीं होता है। और कर्म आप जानते होंगे, क्रिया द्वारा काम, जो कर्ता द्वारा जो काम किया गया उसका प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। ठीक है, वो ये चीजें अपने कारक में पढ़ी होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एकर्मक की मैं परिभाषा याद कराऊं तो जहां वाक्य में क्रिया का प्रभाव जो है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, तो वहां पर कौन सी होती है? एकर्मक होती है। और इसकी परिभाषा की बात करूं तो क्रिया का जो प्रभाव होगा, क्रिया का, देखो स यानी होता है साथ, स यानी क्या होता है? साथ होता है, और कर्म यानी कर्म। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ में क्या हो? कर्म हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का प्रभाव जो है, क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़े? प्रभाव कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। याद रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे राहुल पढ़ता है, मैंने वाक्य लिखा राहुल पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ने की जो क्रिया हो रही है वो राहुल के द्वारा हो रही है, और जो क्रिया करता है वो कहलाता है कर्ता। वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, और ये हो गई क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कर्ता है और एक क्रिया है, और कर्ता द्वारा सीधा ही कार्य किया जा रहा है, इसलिए क्रिया का जो प्रभाव है सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? एकर्मक क्रिया। आगे मैं बात करूं क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ने पर क्या होता है। देखिए मैंने कहा राहुल पुस्तक पढ़ता है, ये मैंने कहा राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर जो पढ़ने की जो क्रिया हो रही है किसके द्वारा? राहुल के द्वारा, जो एक कर्ता है, और ये कर्ता जो क्रिया कर रहा है इस क्रिया का प्रभाव इस शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है इसकी पहचान करने का कि कौन किस में सकर्मक है और किस में अकर्मक है। यानी 3 प्रश्न सूचक शब्द में आपको बताऊंगा, एक है क्या, एक है किसे, और एक है किसको। क्या, किसे, किसको, ये 3 शब्द जो रहेंगे अपने, 3 यहाँ पर है, क्या, किसे, किसको। ये तीनों प्रश्न सूचक जो शब्द हैं वो आपको क्रियापदों के पहले लगा के देखना है। क्रियापदों के पहले लगाने से अगर प्रश्न भी बने और इसका आंसर भी आए, उत्तर भी आए, तो वहां पर होती है सकर्मक क्रिया। और अगर दोनों ही चीजें नहीं होती है तो वहां पर होती है अकर्मक क्रिया। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊं, मैंने लगाया क्या पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या पढ़ता है? आंसर नहीं आया। किसे पढ़ता है? तब भी नहीं आया। किसको पढ़ता है? तब भी नहीं आया। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे ही प्रश्न बनाया देखो, क्या पढ़ता है, क्या बनाया? क्या पढ़ता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया पुस्तक। तो जैसे ही आंसर आया इसका मतलब हमारे यहाँ सकर्मक क्रिया रहेगी। अगर प्रश्न बने और उत्तर भी आए तो सकर्मक, प्रश्न भी नहीं बने, उत्तर भी नहीं आए, तो वहां पर अकर्मक क्रिया। अब उदाहरण में आपको एक देता हूं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये उदाहरण है हमारे सामने, और इसमें अपने को छांटना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिया को छांटना है। अब मैं यहाँ पर प्रश्न बनाऊं कि क्या गिरता है, क्या गिरता है, तो आपका आंसर सीधे ही आया होगा पत्ता गिरता है। आपका आंसर क्या आया होगा? पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गिरता जो शब्द क्रिया है, इस क्रिया को कर कौन रहा है, गिर कौन रहा है? तो यहाँ पर गिरने की जो क्रिया कर रहा है वो कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है। जो क्रिया करता है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। और सकर्मक में तो बात भी अपनी यही हुई है कि कर्म होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कर्म होना। अब आप कहोगे कि पेड़ में कर्म है, पेड़ में कर्म कहाँ से है भाई? क्योंकि पेड़ में तो देखो कर्म कारक हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेड़ से अपादान कारक है, यहाँ पे कर्म तो है ही नहीं। अपादान यानी जिससे अलग हो रहा है, तो यहाँ पर गिरने की जो क्रिया आपके आंसर में ये तो आ ही नहीं रहा है भाई, आपके आंसर में ये तो आ ही नहीं रहा है, तो ये आ रहा है आपके आंसर में। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्रिया में इन तीनों को लगा के जब आप देखते हैं और आपका आंसर जो आता है वो कर्ता नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? कर्ता नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। और जो होगा वो अगर सही है तो वहां पर होगा सकर्मक, अन्यथा वहां पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सी क्रिया रहती है? अकर्मक क्रिया रहती है। आपको इसके आंसर के हिसाब से पता चल रहा होगा कि ये सकर्मक है, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप आंसर निकाल रहे हो वो कर्ता निकाल रहे हो, और कर्ता कभी आपको आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। आगे हम मैं बात करूं अगर, तो सकर्मक अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं है। अगर आपको कोई पूर्ण रह से लिख के दे रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, आपको उसको ध्यान में नहीं रखना है। आगे मैं बात करूं, सकर्मक क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं। एक तो होता है एक कर्मक, एक कर्मक का मतलब होता है जिसमें एक कर्म होता है, और एक होता है द्विकर्मक।
द्विकर्मक का मतलब होता है जिसमें दो क्रम हो। दो क्रम कैसे हो, जैसे मैंने कहा अगर मैं एक कर्मक का उदाहरण दूं तो ये अपने लिए सटीक बैठेगा। अगर मैं द्विकर्मक का दूं तो जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। तो यहाँ पर देखिए मैं अगर प्रश्न बनाऊं कि क्या पिलाया तो आपका आंसर आया दूध, तो इसका मतलब एक क्रिया तो ये हो, एक क्रम तो ये हो गया। अगर मैं फिर पूछूं कि किसे पिलाया या किसको पिलाया तो आपका आंसर आएगा बच्चे को, इसका मतलब दूसरा क्रम ये हो गया। तो यहाँ पर दो क्रम है, एक बच्चा है और एक दूध है। तो दो क्रम जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक। तो इसके भेद याद रखने हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, एक कर्मक है और एक है द्विकर्मक। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया मेरे ख्याल से आपके समझ में आई होगी। चलिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि अपना ये बहुत लंबा चल गया है। देखिए आगे अगर बात करें, कर्म के आधार पर अपने क्रिया के भेद हो चुके हैं। कर्म के बाद में अपन बात करने वाले हैं जिसकी वो है रचना, संरचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा नंबर 2 पे जो अपना रहेगा वो रहेगा संरचना के आधार पे। कोई भी नाम लिख दो, मैं एक नाम लिख रहा हूँ संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद रहेंगे वो रहेंगे अपने 5। नंबर 1 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर होगी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। नंबर 2 पे रहेगी वो रहेगी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, स्याही थोड़ी कम हो गई है मार्कर में, अभी डाल लेते हैं, थोड़ा सा ना ये लिख देता हूँ उसके बाद में डाल लेंगे। देखिए पूर्वकालिक के बाद में अपने जो आती है वो आती है प्रेरणार्थक। कौन सी आती है, प्रेरणार्थक क्रिया। और नंबर 4 पे जो रहेगी वो रहेगी नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और नंबर 5 पे जो अपनी रहेगी वो रहेगी कृदंत क्रिया। कौन सी रहेगी, कृदंत क्रिया। चलिए मैं थोड़ी स्याही डाल लेता हूँ, बाद में अपन लिखते हैं। देखिए अभी आगे हम बात करने वाले हैं संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया में आपको बता दें कि संयुक्त क्रिया में दो धातुओं से बनी हुई क्रियाएं होती हैं, दो धातुओं से बनी हुई क्रियाएं होती हैं। दो धातुओं से कैसे, जैसे मैंने कहा राम पढ़ने चला गया, पढ़ने चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक पढ़ना भी क्रिया है, एक चलना भी क्रिया है और एक जाना भी क्रिया है। तो ये यहाँ पर अलग अलग धातुओं से बनी हुई क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। यानी दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई अगर क्रियाएं हैं तो वहाँ पर कौन सी होगी, संयुक्त क्रिया होती है। अगली है अपनी पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, देखो पूर्वकालिक का मतलब पूर्व काल, पूर्व का काल, पूर्व का काल कैसे, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ कि दो क्रियाएं होती हैं, वाक्य में कितनी क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले गठित होती है, एक क्रिया के गठित होने के तुरंत बाद में जब दूसरी क्रिया गठित होती है तो वहां पर होती है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए कैसे होती है, जैसे मैंने कहा कि राम खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया। यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं हैं, एक तो खाना खाया है और उसके बाद में सोया है। तो यहाँ पर जो खाकर क्रिया आई है वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। यानी इस क्रिया से पहले जो गठित हुई क्रिया है वो जो रहेगी वो पूर्वकालिक रहेगी और इसको असमापिक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगली रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया। तो जहाँ वाक्य में प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाया जाए तो वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने कहा कि माँ ने बच्चे से सब्जी मंगवाई, माँ ने बच्चे से सब्जी मंगवाई। तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि इसमें अंत में जो है वाया वाई आते हैं और इसके अंत में जो है कर शब्द लगता है। क्या लगता है, जो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं उनके अंत में कर शब्द लगता है और जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं उसमें प्रेरणा देकर कार्य करवाया जाता है और वाक्य के जो अंत में है वहां पर लगभग आपको वाया वाई मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर माँ ने बच्चे से मंगवाई है, इसका मतलब बच्चे को प्रेरित किया है क्या लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए। ठीक है, अगली रहती है अपनी नाम धातु क्रिया। नाम धातु यानी नाम यानी संज्ञा। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली जो संज्ञाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे मैंने कहा हाथ शब्द है, हाथ शब्द संज्ञा है तो इसको मैं लिखूंगा हथियाना। हाथ से क्या होता है, हथियाना जो होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी हो गई, नाम धातु क्रिया हो जाती है। लास्ट अपनी जो रहती है वो रहती है कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया क्या होती है, धातु के साथ में ये धातु शब्द नहीं बताया गया मैंने आपको, चलिए मैं बता देता हूँ। अभी ये तो ध्यान में रख लो कि धातु के साथ
धातु के अगर प्रत्यय लग जाए, सीधे ही लिख देता हूँ, धातु के अगर प्रत्यय लग जाता है तो वहां पर कौन सी क्रियाएं बनती हैं? कृदंत क्रिया। अब धातु क्या होता है? देखो, धातु जो है वो होता है क्रिया का मूल रूप। क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप जो होता है उसको कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जैसे चल है, चल है, पढ़ है, लिख है, हंस है, ठीक है। तो ये सारी, और इनके अगर ना लगा दिया जाए, ना प्रत्यय लगा दिया जाए, जैसे चलना है, पढ़ना है, लिखना है, हंसना है, रोना है, तो ये हो जाता है क्रिया का सामान्य रूप। और ये धातुएं हैं, इन धातुओं के अगर प्रत्यय लगा दिया जाए, जैसे चल से चलता हो जाएगा, चलकर हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, पढ़कर हो जाएगा, पढ़ता हो जाएगा, तो ये सारी की सारी क्या रहेंगी? कृदंत क्रियाएं रहेंगी, ठीक है। एक होती है समापिक क्रिया, यानी वे क्रियाएं जो समाप्त हो जाएं वे समापिक क्रियाएं होती हैं। असमापिक का मैंने बता ही दिया। इसके अलावा बात करूं, जैसे एक होती है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया यानी अपनी ही जाति के क्रिया से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो सजातीय क्रियाएं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, तो वहां पर हो जाती है सजातीय। देखिए ये सारा जो है आपके समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करें। आज इतना ही हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ी जो है खराब रह रही है कुछ दिनों से, तो यहाँ पर इतना ही मैं आपको बता पाऊंगा। आगे जो है यहाँ पर एक क्लास काफ़ी हो गई है मेरे ख्याल से, है ना, 20-22 मिनट की, 25 मिनट की जितनी होती है, ठीक है। तो आगे भी जो है इस प्रकार के और भी वीडियोस जो है वो धीरे धीरे आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। और अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चे जो है इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।